गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी नहीं है, इनफैक्ट ये एक घटना है और ये घटना घटित हुई है मनोरंजक तरीके से, इसलिए इसे मुझे कहने में भी मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी। आज इतवार का दिन है और मैं अपने इस हफ्तावारी स्माइल टू लाफ में उपस्थित हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके बारे में बताते हैं जिनका नाम है मियां टुन। मियां टुन बहुत पावरफुल आदमी है और मियां टुन ने सबको पटखनी दी है, चाहे वो फौज के सरबराह हों और चाहे वो अपोजिशन के लोग हों। आज कई सालों से, 3-4 सालों से उन्होंने सबका जीना हराम कर रखा है। वो तो बाद में पता चला कि इसके पीछे है कौन, उनको इतनी ताकत देने वाला है कौन। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसके पीछे उनकी पत्नी का हाथ है। पत्नी तो नहीं कहते उनको कहते हैं बीवी। ये उनकी तीसरी या चौथी बीवी है, मालूम नहीं। और ये उनकी बीवी जो है वो पीरनी है। नहीं समझे आप? जैसे पीर होते हैं, अरे भाई, जैसे अब क्या कहते हैं उनको, जो भूत प्रेत जिन्न वगैरह को अपने कब्जे में किए रहते हैं, उनको कहते हैं पीर। और जब कोई लेडी ये काम करती है तो उसको कहते हैं पीरनी। तो ये पीरनी है और उनके कब्जे में 2 जिन्न हैं और इन्हीं जिन्नात के सहयोग से वो मियां टुन के सारे काम कराती हैं और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। तो ये तो हुई वास्तविकता, फैक्ट ये है। और घटना ये है कि पीरनी बीबी ने जो है मियां टुन को छोड़ दिया और वो छोड़ करके अपने मायके लाहौर वापस चली आई अपने बाल बच्चों के पास। आपको शायद नहीं मालूम कि मियां टुन से शादी करने के पहले उनके 5 बच्चे थे, 4 या 5 मालूम नहीं, 4 या 5 बच्चे थे। अब पति कितने थे ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वो आपको मैं कभी बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो बहरहाल वो अपने बीवी बच्चों और शायद अपने पुराने पति या पतियों के पास जो है लाहौर वापस चली आई हैं और उन्होंने छोड़ दिया है मियां टुन को। अब ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई है और इस घटना के पीछे क्या है, क्यों छोड़ दिया, क्यों चली आई, क्या हो गया, इसका पता लगाने के लिए पत्रकार जो है पागल हो गए हैं। अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। जो एक कहानी जो कि शायद वास्तविकता के जरा नज़दीक है, वो ये है कि दरअसल ये हुआ है रुपए पैसे के चक्कर में। मियां टुन की बड़ी सी हवेली है, कौन सा गाला कहते हैं मालूम नहीं। उसमें जो है उस कोठी के एक पोर्शन में जो है पीरनी बीबी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बिजनेस चलाती थी अपने पूर्व पतियों के साथ। और इसमें जो है मियां टुन का जो है वो पूरा सहयोग रहता था, उनकी जानकारी में सब रहता ही था। और जितना माल इकट्ठा होता था उसके 3 हिस्से होते थे। एक हिस्सा मियां टुन का, एक हिस्सा पीरनी का और एक हिस्सा अब पुराने पति लोग जो हैं उनका होता था। इसी हिस्से के मिल बांट में जो है वो झगड़ा हो गया। अब देखिए क्या है कि पीरनी बीवी ने मियां टुन को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज 20 साल से मियां टुन जो है सड़क पे दर-दर की टोकरें खा रहे थे और उनको वहाँ से उठा के उन्होंने सिंहासन पे बिठाल दिया। दरअसल हुआ ये कि जब पीरनी बीवी की मुलाकात मियां टुन से हुई तो मियां टुन को उन्होंने बताया कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो, तभी तुम्हारे भाग्य में जो है वो सिंहासन है। तो
अब मियाँ टुन्न जो है वो जल्दी ही जो है एक बीवी को तलाक दे करके दूसरी बीवी से शादी कर लिया करते थे, और वो समय भी उनका वैसा ही था। सो उन्होंने जो है इनसे कर लिया शादी। अब इन्होंने अपने जिन्नात, ये एक बात जो किसी को नहीं मालूम, वो किसी ने बताई नहीं है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये दोनों जिन्नात जो हैं ये पुराने जनरल हैं जिन्होंने मुल्क पे शासन किया है, हुकूमत किया है, और फौत होने के बाद तो ऐसे लोग भूत प्रेत ही तो बदलते हैं, वो जिन्नात में बदल गए, और ये जिन्नात जो है वो पीरनी बीवी के कब्जे में आ गए। अब ये जिन्नात हैं और पुराने फ़ौजी हैं, तो इनको सब मालूम है कि किस तरीके से क्या होता रहा है, और उन्होंने जो है आजकल के जो फ़ौज के जनरल हैं उनसे कैसे काम कराया जाता है ये उनको सब मालूम था। और बीवी पीरनी के आदेश पर, हुक्म पर इन्होंने अपनी चालें चली और इन फौजी जनरल को पटखनी दी और सारे काम करा दिए और मियाँ टुन्न को सिंहासन पर बिठाल दिया। बहरहाल बीवी पीरनी जो है वो वापस लाहौर चली आई, और अब मियाँ टुन्न के हाथों के फाख्ते उड़ना कहते हैं ना, हाँ, हाथों के फाख्ते उड़ गए, होश उड़ गए, और उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन मियाँ पीरनी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? सोचिए ज़रा, मियाँ पीरनी क्यों नहीं मानी? दरअसल एक जो कहानी बहुत बढ़िया चल रही है, अब लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं अंदाज़ा है, लेकिन सही ये है कि जो फ़ौज के जनरल हैं वो जनरल बहुत परेशान थे। आज तक उस मुल्क में सिविल से आने वाला कोई भी नेता हो, वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, वो कोई भी जो है फ़ौज के आगे तो टिक नहीं पाया, और फ़ौज ने उनकी नाक जो है वो ज़मीन पर रगड़ी। और ये जो मियाँ टुन्न थे, इन्होंने फ़ौज के जनरल और फ़ौज के जनरलों की नाक ऐसी रगड़ी है, और उठा उठा करके ऐसा पटका है कि मतलब आंसू भी नहीं आ पाए और रो भी नहीं पाए और बदहवास से रह गए, और ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो फ़ौज के आजकल जनरल हैं, इन जनरल ने एक चाल चली। इन्होंने कहा कि सीधे जो है इनकी जो आत्मा है मियाँ टुन्न की, जिस तोते में इनकी आत्मा बसी है उसी तोते को कब्जे में कर लेते हैं। उन्होंने बीवी पीरनी को समझाया कि ये मियाँ टुन्न तो तुमको एक हिस्सा देते हैं, अरे तुम मेरे पास आओ, पूरा मुल्क तुम्हारा होगा। और ये बात पीरनी बीवी की समझ में आ गई, और उन्होंने छोड़ दिया मियाँ टुन्न को। तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खबर मिलेगी आपको कि फ़ौज के ये जनरल साहब और बीवी पीरनी का कोई इनविटेशन आप लोगों को मिलेगा, कोई आमंत्रण मिलेगा, और आप शरीक ज़रूर होइएगा उसमें। और उसके बाद मुल्क में 4 चांद लग जाएंगे जब एक फ़ौजी, एक पीरनी और 2 जिन्न मिल करके किसी मुल्क को चलाएंगे। तो उस मुल्क का क्या होगा या वो मुल्क कहाँ पहुँचेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये सबसे ख़ास बात थी जो मैं आज आपको स्माइल टू लाफ में बताना चाह रहा था। आयुष्मान भव, सुकेश कुमार श्रीवास्तव का नया उपन्यास आयुष्मान भव बाजार में आ गया है। आप इसका आनंद उठा सकते हैं। आयुष्मान भव। चलिए, ये तो हुई स्माइल और टू लाफ के लिए कोई बात। तो एज़ यूजुअल जैसा होता है, अब थोड़ा सा संजीदा बातें कर लेते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जितनी भी महिमा गाई जाए उतना कम है। यहाँ पर जितना गया बीता इनका निज़ाम है, उतना ही गया बीता इनका अपोजिशन है। 4 साल से लगातार अपोजिशन चिल्ला रहा है कि इमरान को उतारना है गद्दी से।
लेकिन जब जब उसको उतारने का मौका आता है तो अपनों दोनों टांगों के बीच में अपनी दुम दबा करके ये अपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेता हैं सब भाग जाते हैं। 3-4 बार तो ऐसी नौबत आ गई कि सिर्फ वोट देना है और इमरान को गद्दी से बाहर कर देना है, और ये वीर पुरुष वीरतापूर्वक इमरान के पक्ष में ही मतदान करके या मतदान में अनुपस्थित रहकर गायब हो गए। और उसके बाद चिल्लाते ये हैं कि इमरान ने बड़ी महंगाई कर दी है, इमरान के समय में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और इमरान के समय में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। व्यवस्थाएं तो चौपट हो गई हैं, उनका दोष खाली इमरान पे नहीं है, इसका दोष जो है वो सब पे सम्मिलित है। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान को हटा भी दिया जाएगा तो कौन आएगा जो कुछ भला करेगा। वहाँ जितने भी हैं, नवाज शरीफ ले लीजिए, जरदारी ले लीजिए, बिलावल ले लीजिए, और कौन है, और उठकर फुटकर अय्ये भैये हैं, ये क्या कोई पाकिस्तान का भला कर पाएंगे? कोई भला नहीं करेंगे। क्या फ़ौज अगर आ जाए तो फ़ौज क्या भला करेगी? फ़ौज जो करेगी उसका तो कोई ठिकाना नहीं है ना। वहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको घर में घुस के मारा जाता है, उनको फ़ोन आ जाते हैं और कह दिया जाता है कि आप देश छोड़ दो, अगर देश में रहे तो आप और आपका परिवार जिंदा नहीं बचेगा। और बचते भी नहीं है, मार दिए जाते हैं। कितने पत्रकार, कितने नाम लूँ मैं आपके सामने, नाम लेना बेकार है, वो सभी देश छोड़ करके कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई नॉर्वे, सब जाके वहाँ बस गए हैं और वहाँ अपने यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं। और सबसे आखिर में मैं आपको एक और दुखदाई खबर देना चाहूँगा पाकिस्तान से कि आपने सुना कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई को जिंदा तो क्या, उसको मार दिया गया। उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने, सही मायने में कोई आरोप नहीं था, उसने किसी धर्म ग्रंथ की जो है वो आलोचना नहीं की थी। उसने उनके जो भी होते हैं मोहम्मद साहब वगैरह, उनकी भी कोई जो है आलोचना नहीं की थी, उनको कुछ बुरा भला नहीं कहा था। उसने सिर्फ ऑफिस की सफाई के दौरान कुछ लगाए गए पोस्टर जो उर्दू में लिखे थे और उसको उर्दू नहीं आती थी, उसने कहा था कि इनको यहाँ से हटा दो क्योंकि सीनियर लोग विजिट पे आ रहे हैं। और उसने एक पोस्टर निकाल करके और उसको जो है शायद फर्श पे डाल दिया था। उस पोस्टर पे कुछ ऐसा धार्मिक कुछ आदेश भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे होता है जय श्री राम, वैसा ही कुछ उनका लिखा हुआ था। बस इतनी सी बात पे उनके उन एम्प्लॉइज़ ने जो उनसे खफा थे, क्योंकि उसने उनके ओवरटाइम और उनकी कामचोरी पे एक्शन लिया था, उन्होंने भीड़ को भड़का दिया और भीड़ ने मार दिया। इसको ब्लास्फेमी कहते हैं उनके। उसके बाद एक पागल सा आदमी एक मस्जिद में घुस गया तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने जो है वो धर्मग्रंथ जला दिया। धर्मग्रंथ मतलब कुरान वरान जो होता है वो उन्होंने जला दिया। बाकी और कौन से धर्मग्रंथ होते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई होते हैं शायद हदीस वदीस भी होते हैं कोई, तो उसमें से कुछ का आरोप लगा दिया कि उसको जला दिया। और उसके बाद उस आदमी को इतना मारा कि वो मर गया। फिर उसके बाद उसकी लाश को जो है पेड़ पे लटका दिया गया। उसके बाद एक तीसरी घटना जो अभी की एकदम ताज़ी घटनाओं की बात कर रहा हूँ, ऐसी घटनाएं वहाँ पे तो हर महीने कम से कम 2-3 तो सुनाई दे जाती हैं। एक शिया लोगों से वो बड़ी नफरत करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर सुन्नी लोग हैं और शिया लोग उसी तरीके से वहाँ रहते हैं जैसे दूसरी और बिरादरी के लोग, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, वैसे ही शिया लोग भी हैं। गो कि शिया लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी वहाँ उतनी ही नफरत से देखा जाता है जितने और लोगों को। एक शिया कोई विद्वान थे, उन विद्वान के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जो कि अब उनके पैगंबर के कुछ विरुद्ध है। तो ज़्यादा तो नहीं, 20-25 लोगों की एक भीड़ जो है उनको मारने के लिए आ गई वहाँ पे। लेकिन अभी मामला हुआ था मस्जिद में मारे गए लोगों का, तो जिसकी वजह से पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर के उनकी जान बचा ली, क्योंकि उनको मारा पीटा तो बहुत गया लेकिन उनकी जान बचा ली। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मियाँ टुन्न के निज़ाम में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है और मियाँ टुन्न की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन लोगों के विरुद्ध कुछ बोल सकें,
क्योंकि इनके पीछे हैं मुल्ला मौलवी और बड़ी बड़ी ताकतें, और जिनके पास हैं अत्याधुनिक हथियार और कत्ल करने का वारंट, मतलब खुली छूट, परमिशन। क्या होगा इनका कुछ समझ में नहीं आता है। बस ये है कि दुनिया भर के लोग इनको पैसे देते रहें, डॉलर देते रहें, और ये उन डॉलर्स के बल पर निर्दोष लोगों को मारते रहें, हिंदुस्तान का खौफ दिखाते रहें, मोदी का खौफ दिखाते रहें और कश्मीर का नाम लेते रहें। तो माफ़ कीजिएगा, दोष किसका है? आपका भी दोष है, मतलब आवाम का भी दोष है, पाकिस्तान के आवाम का दोष है, जो ये समझ नहीं पाती है कि उसका किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। वैसे मुझे इस्माइल टू लाफ के लिए एक बहुत अच्छी सूचना मिली है, गो कि वो अभी अपुष्ट है। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब अगले इतवार को जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको बताऊंगा। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान को इंटरव्यू देने का बड़ा शौक़ है, और उन्होंने एक विदेशी चैनल से जब इनविटेशन आया उनको कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो उन्होंने जो है सहर्ष वो तैयार हो गए। लेकिन ये विदेशी चैनल वाले बड़े बदमाश होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, सभी बदमाश होते हैं लेकिन पाकिस्तानियों से ज़्यादा बदमाश कौन हो सकता है। लेकिन उन विदेशी चैनल वालों ने एक ट्रिक लगाई कि उन्होंने इंटरव्यू के पहले इमरान को जब बुलाया तो उन्होंने बुला करके और नाश्ता वाश्ता लगवाया, और इमरान तो हराम की खाने में आप जानते हैं बहुत तेज़ है। तो वो जब नाश्ता कर रहा था तो उसी दौरान उन्होंने उसमें जो है सच बोलने की दवा मिला करके और उसको खिला दी। और जब सच बोलने की दवा खिला दी उसको, तो 15 मिनट के अंदर इमरान पे असर कर गई, और उसके बाद इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए तो इमरान ने उसके सही जवाब दे दिए। वो क्या सवाल थे और क्या जवाब थे, ये अगले वीडियो तक में आप इंतज़ार कीजिए, और अगले इतवार को मैं आपके सामने पुनः अपना एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक मुस्कराते रहिए, हंसते रहिए, और इस्माइल टू लाफ को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग।